हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 14th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, एक न्यू टॉपिक, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। वैसे ये जो टॉपिक है इन्वेंट्री, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। याद करिए कहां पर डिस्कस किया था। तो हमने इन्वेंट्री का जो टॉपिक है वो पहले भी हमने पढ़ा है, कहां पर, कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस पढ़ा था ना। तो मटेरियल ही तो इन्वेंट्री है। तो वहां पर मैंने आपको इन्वेंट्री के बारे में काफी कुछ डिटेल में हमने डिस्कस किया था। बट यहां पर आज हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। आप देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसका पार्ट होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, उसके पर्सपेक्टिव में हम पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट सेम होगा, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी इन्वेंट्री क्या होता है, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू होल्ड द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को होल्ड करने की जरूरत क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया जाता है, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री, सबसे पहले तो ये इन्वेंट्री होता क्या है। तो इन्वेंट्री वो स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, जिनसे कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो बनता है, ठीक है। कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है जिन स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट से बनता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। एंड कह लीजिए कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट बनता है ना, उसको भी इन्वेंट्री कहते हैं, विच इज फॉर सेल। सेल के पर्पज से कंपनी जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है उसको भी इन्वेंट्री कहते हैं। तो इन्वेंट्री मतलब, काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, इन्वेंट्री मतलब कच्चा माल, जो रॉ मटेरियल होता है वो इन्वेंट्री है। बट ऐसा नहीं है, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे फिनिश गुड हो, ठीक है, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस यानी सेमी फिनिश गुड हो, उन सभी को इन्वेंट्री कहते हैं। तो इन्वेंट्री क्या है? स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट, वो स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है फॉर सेल पर्पज, सेल के पर्पज से जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। एंड जिन कंपोनेंट से वो प्रोडक्ट बनता है उन सबको हम कहते हैं इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट होता है किसका? करंट एसेट का। करंट एसेट का, करंट एसेट तो पढ़ा है ना, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, इन सब पे, इवन जितने भी कह लीजिए फाइनेंस के जितने भी टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं, उन सब पर मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हुई है, ठीक है। इवन जितने फाइनेंस में हम जितने टर्म्स यूज करते हैं उन सबकी वीडियोस बनी हुई है। तो वहां पे भी मैंने करंट एसेट डिटेल में बताया कि करंट एसेट होता क्या है। करंट एसेट, चलिए एक बार बता देते हैं, करंट एसेट क्या है। वो एसेट ऑर्गेनाइजेशन के जो एक अकाउंटिंग ईयर में, या कह लीजिए विद इन एन ऑपरेटिंग साइकिल, जिन्हें आसानी से लिक्विडेट किया जा सके, जिसे कैश में कन्वर्ट किया जा सके, उन्हें कहा जाता है करंट एसेट, ठीक है। जैसे आपका कैश आता है, इन्वेंट्री आता है, डेटर्स आता है, बिल रिसेबल आता है, ये सब क्या है? करंट एसेट। यानी जिन्हें आप लिक्विडेट कर सके विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, या कह लीजिए विद इन एन अकाउंटिंग ईयर या एक ऑपरेटिंग साइकिल में, उसे करंट एसेट कहते हैं। तो इन्वेंट्री एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है करंट एसेट का। इवन कुछ कंपनीज में तो करंट एसेट का जो 60% पार्ट होता है ना, वो इन्वेंट्री ही होता है कुछ कंपनीज में, ठीक है। तो इन्वेंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है, ठीक। अब अगर हम फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री की बात करें कि इन्वेंट्री के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, तो 4 इंपॉर्टेंट फॉर्म है, 4 फॉर्म्स है इन्वेंट्री के। आपको बहुत जगह 3 फॉर्म्स ही मिलेंगे, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड ही मिलेगा, लेकिन ये चौथा फॉर्म भी होता है, ठीक है। तो अब से पूछा जाए कि कितने फॉर्म होते हैं इन्वेंट्री के, तो 4 होते हैं, 3 मत बताइएगा, 4 होते हैं, ठीक है। पहला क्या है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल वो बेसिक इनपुट होता है जिसको कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड में, वो बेसिक इनपुट मटेरियल जिसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे? थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस, थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो उसको कहा जाता है रॉ मटेरियल, ठीक है। दूसरा क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब सेमी फिनिश गुड या सेमी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, यानी जिस प्रोडक्ट पे अभी कुछ काम करना बाकी है, वो आधा बन गया है, आधा बनना बाकी है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक। फिनिश गुड क्या होता है? फिनिश गुड यानी कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, यानी वो प्रोडक्ट जो एकदम कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड हो गया है, बन के रेडी है, इट इज रेडी फॉर सेल, अब सेल होने के लिए रेडी है। तो ऐसे प्रोडक्ट को भी तो स्टोर में रखा जाएगा, रॉ मटेरियल को भी स्टोर में रखा जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस आधा बन गया है तो उसको भी रखा जाता है, और फिनिश गुड को भी रखा जाता है। तो फिनिश गुड भी क्या होते हैं? इन्वेंट्री,
बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, वो उन्हें इन्वेंट्री मतलब लगता है कि रॉ मटेरियल, बट रॉ मटेरियल ही नहीं, इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, और उसके साथ एक फोर्थ फॉर्म भी होता है इन्वेंट्री का, दैट इज सप्लाईज। सप्लाईज, सप्लाईज यानी स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ठीक है, ये भी फर्म मेंटेन करती है। सप्लाईज मतलब क्या होता है, जैसे ऑफिस या प्लांट के जो क्लीनिंग मटेरियल होते हैं, जैसे सोप हुआ, ब्रूम हुआ, ऑयल हुआ, ग्रीस हुआ, लाइट बल्ब हुए, ये छोटे मोटे जो आइटम होते हैं ना, जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होते हैं लेकिन प्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, वो सब होते हैं सप्लाईज। तो ये भी इन्वेंट्री का एक फॉर्म होते हैं। तो अगर इन्वेंट्री के फॉर्म की बात पूछा जाए तो चार होते हैं, कौन कौन से? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड एंड सप्लाईज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नीड टू होल्ड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को होल्ड करने की जरूरत क्या है। तो सबसे पहला जो पर्पस है इन्वेंट्री को होल्ड करने का, दैट इज ट्रांजेक्शन मोटिव। ट्रांजेक्शन मतलब ट्रेड, व्यापार, ऑपरेशन, ठीक है। तो कोई भी फर्म अपना ट्रेड कर पाए, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन है वो स्मूथली कर पाए, सेल्स ऑपरेशन स्मूथली कर पाए, ठीक है। तो इस पर्पस से इन्वेंट्री को होल्ड किया जाता है, ठीक है। इन्वेंट्री क्यों मेंटेन की जाती है? ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली कैरी ऑन हो सके, जो सेल्स का प्रोसेस है, सेल हो सके प्रोडक्ट की, कभी ऐसा ना हो कि इन्वेंट्री शॉर्ट पड़ गई, ठीक है, जिसकी वजह से सेल्स को रोकना पड़ा, ठीक है। मार्केट में डिमांड तो है बट इन्वेंट्री नहीं है, फिनिश गुड बन के ही नहीं रेडी है, ठीक है। तो पहला जो पर्पस है इन्वेंट्री को होल्ड करने का इज ट्रांजेक्शन पर्पस, ताकि प्रोडक्शन स्मूथली चलता रहे, रॉ मटेरियल सफिशिएंट रखे जाते हैं ताकि प्रोडक्शन स्मूथली चलता रहे, फिनिश गुड सफिशिएंट रखे जाते हैं ताकि सेल्स ऑपरेशन स्मूथली चलता रहे, ट्रांजेक्शन में मतलब रुकावट ना आए। तो पहला पर्पस क्या है? ट्रांजेक्शन मोटिव। दूसरा पर्पस क्या है? प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशन के तौर पे, सावधानी के तौर पे भी इन्वेंट्री होल्ड की जाती है। सपोज करिए अचानक में प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गई, डिमांड जो है प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत बढ़ गई, ठीक है। या सपोज करिए पीछे से रॉ मटेरियल की सप्लाई बहुत कम हो गई, ठीक है, पीछे से रॉ मटेरियल की सप्लाई रुक गई, किसी भी रीजन से सप्लाई रुक गई, तो उस समय कैसे प्रोडक्शन होगा? डिमांड बहुत बढ़ गई और हमारे पास उतना प्रोडक्ट ही नहीं है, फिनिश गुड बन के रेडी ही नहीं है, तो कैसे डिमांड को फुलफिल करेंगे कस्टमर की? या पीछे से रॉ मटेरियल की सप्लाई रुक गई, ठीक है, तो उस समय भी मतलब प्रोडक्ट कैसे बना पाएंगे? तो इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन के तौर पे, थोड़ा सा मतलब सावधानी के तौर पे भी इन्वेंट्री को होल्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा पर्पस है। तीसरा पर्पस क्या है? स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेशन मतलब होता है अनुमान लगाना। तो स्पेकुलेटिव पर्पस से भी इन्वेंट्री को होल्ड किया जाता है। सपोज करिए इन्वेंट्री की अचानक में प्राइस फॉल हो गई, प्राइस बहुत कम हो गई, ठीक है, या प्राइस बहुत राइज हो गई, ठीक है, प्राइस बहुत बढ़ गई या प्राइस बहुत कम हो गई। तो ये जो फ्लक्चुएशन इन प्राइस है ना, इसका फायदा उठाने के लिए भी इन्वेंट्री को होल्ड किया जाता है। अगर प्राइस बहुत फॉल हो गई तब क्या किया जाएगा? इन्वेंट्री खरीद ली जाएगी, कच्चा माल खरीद लिया जाएगा खूब सारा, अगर प्राइस बहुत सस्ते में अगर मिल रहा है, और प्राइस बढ़ गई तो क्या है? फिनिश गुड उस समय ज्यादा बेचा जाएगा, ठीक है। तो आप बेच तो तब पाएंगे ना जब आपके पास पहले से इन्वेंट्री होगी, ठीक है, फिनिश गुड पहले से बन के आपके पास होगा, तभी आप उसको बेच पाएंगे। अगर उसकी डिमांड बढ़ गई, मार्केट में प्राइस बढ़ गई, जैसे आपने देखा होगा अभी कोरोना के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे, सबकी प्राइस बढ़ गई, एक्चुअली डिमांड बढ़ गई, काफी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ गई, ठीक है। हम सैनिटाइजर का एग्जांपल ले सकते हैं। स्टार्टिंग में जब 2020 में कोरोना आया था तो सैनिटाइजर जो थे, अचानक उसकी डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया? प्राइस बढ़ गई, ठीक है। तो अगर जिन कंपनीज के पास पहले से स्टॉक में सैनिटाइजर थे, ठीक है, तो वो इसका फायदा उठा सके, बढ़ी हुई प्राइस पे बेच सके, तो वो इस अपॉर्चुनिटी का, ये जो प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी था, इसका फायदा उठा सके, ठीक है। तो ये एक पर्पस होता है स्पेकुलेटिव मोटिव, यानी अनुमान लगाना, किसी चीज की प्राइस बढ़ने वाली है या घटने वाली है तो उसके हिसाब से इन्वेंट्री को होल्ड करना, ठीक है। बढ़ने वाली है तो उसको ज्यादा होल्ड करना ताकि आने वाले समय में हम बेच सकें, ठीक है, घटने वाली है तो और बाय करके रख लेना। तो ये तीन पर्पस हैं इन्वेंट्री को होल्ड करने के। कौन कौन से? ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव, ठीक। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, इसको क्लीन कर देते हैं। एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये तीन मोटिव आपने कहीं और भी पढ़े हैं? ये तीन मोटिव, ये आपने कहीं और भी पढ़े हैं? तो हाँ, मैंने अभी पिछले
शायद पिछले तीसरे चौथे लेक्चर में पढ़ाया था कैश मैनेजमेंट में। कैश मैनेजमेंट में मैंने यही सेम टॉपिक पढ़ाया था कि व्हाट इज द नीड ऑफ होल्डिंग कैश, कैश क्यों होल्ड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो यही 3 पर्पस थे कैश को होल्ड करने के भी, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। और यही 3 पर्पस हैं इन्वेंट्री को होल्ड करने के, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। बस इनको एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा वे आप अलग रखेंगे, ठीक है, बाकी यही 3 मोटिव होते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं जो आज की तारीख यानी जनवरी 2022 तक मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं या कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इनमें कई नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। तो मेरा सजेशन है कि चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा, ठीक है। और ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इन सब की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे। तो मेरा बस यही कहना है कि ये जो वीडियो लेक्चर्स है ये मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं, तो इनका फायदा उठाइए, इनकी हेल्प से पढ़िए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, राइट। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। और इस वीडियो के एंड में अगर आपको लगे कि आपने कुछ सीखा है, कुछ नॉलेज गेन की है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। और अगर कोई फीडबैक है तो वो भी जरूर बताइएगा, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या एम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों किया जाता है। तो सबसे मेन एम जो है ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, वो ये है टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। कंपनी के सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करे कितना, ठीक है। अगर 100 रुपए है कंपनी के पास, टोटल एग्जाम्पल है ये, अगर एग्जाम्पल लेते हैं कंपनी के पास टोटल 100 रुपए है, तो 100 रुपए का कितना पोर्शन कंपनी इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करे। इसका 80% इन्वेस्ट करे, ठीक है, कि इसका 50% इन्वेस्ट करे, कि इसका 30% इन्वेस्ट करे। तो वो ऑप्टिमम लेवल, वो बेस्ट लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, ठीक है, ये डिटरमाइन करना और इसको मेंटेन करना, इसीलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया जाता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट करें उसका ऑप्टिमम लेवल डिटरमाइन करना और उसको मेंटेन करना, यही मेन ऑब्जेक्टिव है। और ये जो ऑप्टिमम लेवल होता है ना, ये 2 डेंजर लेवल के बीच में लाई करता है। ये जो ऑप्टिमम लेवल होता है 2 डेंजर लेवल के बीच में लाई करता है। देखिए इन्वेंट्री में जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत एक्सेसिव भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होना चाहिए, और इनएडुकेट यानी कम इन्वेस्टमेंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो इन्वेंट्री है उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करके नहीं रखना चाहिए, यानी 100 रुपए का 90 रुपए आपने इन्वेंट्री खरीद ली, या इनएडुकेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं होना चाहिए, यानी 100 रुपए का 20 रुपए आपने इन्वेंट्री खरीदी। तो बहुत इनएडुकेट भी नहीं होना चाहिए, बहुत एक्सेस में भी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, बहुत अंडर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होना चाहिए, ओवर इन्वेस्टमेंट भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में एक लेवल होता है ऑप्टिमम लेवल, वो होना चाहिए इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट, ठीक। अगर आपने ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, 100 रुपए थे आपके पास, आपकी कंपनी थी उसमें 100 रुपए थे, एग्जाम्पल है केवल ये, आपकी कंपनी में 100 रुपए थे और आपने 80 रुपए की इन्वेंट्री खरीद ली, ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, उसका नुकसान क्या है, उसका सबसे पहला नुकसान है कि अननेसेसरी का आपका पैसा, आपका फंड ब्लॉक हो गया, ठीक है। आपके पास केवल अब 20 रुपए बचे, जबकि खर्चे तो बहुत सारे हैं, आपको लेबर्स को सैलरी भी देनी है, ठीक है, टैक्स पे करना है, डिविडेंड देना है, और भी दुनिया भर के बिजली का बिल है, ठीक है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, आपको अपनी फैक्ट्री का रेंट भी देना है, कुछ ईएमआई भी जा रही है वो भी देना है। तो खर्चे बहुत सारे हैं और आपने 80 रुपए की इन्वेंट्री खरीद ली, ओवर इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो सबसे पहला इसका नुकसान क्या है कि अननेसेसरी आपका पैसा ब्लॉक हो गया इन्वेंट्री में, ठीक है। तो ये पहला डिसएडवांटेज है। और दूसरा क्या है कि एक्सेस कैरिंग कॉस्ट लगेगी। इन्वेंट्री में अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लिया, 80 रुपए की आपने इन्वेंट्री खरीद ली, यानी बहुत ज्यादा इन्वेंट्री आपने खरीद लिया, तो इन्वेंट्री को स्टोर करने के लिए आपको उतना प्रॉपर स्टोरेज भी तो चाहिए, आपके पास उतना बड़ा गोडाउन भी तो चाहिए। आपने 2 साल की इन्वेंट्री एक बार में खरीद के रख ली तो इतना बड़ा स्टोरेज भी चाहिए। और इन्वेंट्री अगले लेक्चर में बताऊंगी, इसकी कैरिंग कॉस्ट होती है, इन्वेंट्री होल्ड करने का भी खर्चा होता है।
उतना स्टोरेज चाहिए, उतना आपको मतलब क्लियर रखना पड़ेगा पूरे इन्वेंट्री का हिसाब किताब रखने के लिए। इन्वेंट्रीज का इंश्योरेंस भी कराया जाता है, ठीक है, और प्रॉपर आपको उसकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होगा, तो और ऑब्सोलेंस का तो खतरा होता ही है। तो बहुत सारे इन्वेंट्री, इसीलिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री में एक साथ नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। तो ये दूसरा डिसएडवांटेज है ओवर इन्वेस्टमेंट का। फिर एक और डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि रिस्क ऑफ लिक्विडिटी। अभी तो आपने अगले 2 साल के लिए इन्वेंट्री खरीद के रख ली, ठीक है, लेकिन क्या पता अगले साल जो कस्टमर हैं, जो आपका मेन जो पब्लिक है, उसका टेस्ट चेंज हो जाए। अब वो जो प्रोडक्ट आपने बना के इतने सारे रख लिए अगले 2 साल के लिए, अब क्या पता मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड ही खत्म हो जाए, लोगों का टेस्ट चेंज हो जाए, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा ही नहीं। तो यानी वो प्रोडक्ट वापस लिक्विड होने में, वापस कैश में कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसलिए कभी भी इन्वेंट्री में ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कारण है कि इन रीजन से इन्वेंट्री में एक साथ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट अंडर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए, बहुत कम आप इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करें तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर कम इन्वेस्टमेंट किया तो क्या हो सकता है, प्रोडक्शन होल्ड अप करना पड़ सकता है, यानी प्रोडक्शन तो चालू है लेकिन इन्वेंट्री शॉर्ट पड़ गई, इन्वेंट्री खत्म होने पे आ गई और अब आपके पास है ही नहीं। सपोज करिए पीछे से सप्लायर ने किसी रीजन से इन्वेंट्री की सप्लाई वो टाइम पे नहीं कर पाया, आपके यहाँ इन्वेंट्री खत्म हो रही थी, आपने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, लेकिन जो सप्लायर था वो टाइमली आपको नहीं डिलीवर कर पाया, तो क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन रोकना पड़ जाएगा ना, ठीक है। तो अगर अंडर इन्वेस्टमेंट किया है इन्वेंट्री में तो फिर प्रोडक्शन रोकना भी पड़ सकता है, ठीक है। फिर एक और इसका डिसएडवांटेज क्या है, आप प्रोडक्शन अगर रोकेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी आपके क्लाइंट है, आपके कस्टमर है, उनको आप प्रोडक्शन जो भी करके जो प्रोडक्ट बनता उसके डिलीवरी टाइमली नहीं कर पाते, ठीक है। तो अंडर इन्वेस्टमेंट भी सही नहीं है, ओवर इन्वेस्टमेंट भी सही नहीं है, देयर शुड बी एन ऑप्टिमम लेवल, एक बीच का लेवल होना चाहिए इन्वेंट्री का, तो वो कंपनी को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि इतने डिस्कशन से अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, समझ में आ गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। पहला पॉइंट क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है ताकि एक कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल बना रहे, रॉ मटेरियल प्रॉपरली हमें कॉन्टिन्यूअस सप्लाई बना रहे, ठीक है, ताकि हमारा प्रोडक्शन इंटरप्ट ना हो, प्रोडक्शन होल्ड अप ना हो, प्रोडक्शन रुके नहीं। तो ये पहला पर्पस होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। दूसरा पर्पस या दूसरी रिक्वायरमेंट कह लीजिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ये है कि सफिशिएंट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मेंटेन रहे, यानी हर समय स्टोर में सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो, ठीक है, ताकि अगर सपोज करिए कोई प्राइस चेंज हो जाए, प्राइस बहुत महंगी हो जाए या पीछे से सप्लाई रुक जाए, तो उस केस में भी हमारा प्रोडक्शन रुके नहीं, हमारा प्रोडक्शन कुछ समय के लिए चल सके, ठीक है। तो सफिशिएंट क्वांटिटी रॉ मटेरियल की हमारे स्टोर में होनी चाहिए, तो ये भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट ही में ही हम देखते हैं कि सफिशिएंट क्वांटिटी हो। तीसरा जो पर्पस है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का वो ये है कि सफिशिएंट फिनिश गुड इन्वेंट्री भी हमारे पास होनी चाहिए, यानी फिनिश प्रोडक्ट भी बना हुआ सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे पास होना चाहिए, ताकि हमारी जो सेल्स ऑपरेशन है वो स्मूथली रन हो सके, हमारी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो हम टाइमली फुलफिल कर सकें, ठीक है। और वो तभी हो सकता है जब हमारे पास फिनिश गुड भी सफिशिएंट क्वांटिटी में स्टोर में है, ठीक है। चौथा पर्पस इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्या है कि कैरिंग कॉस्ट हम कम कर सके, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री को होल्ड करना स्टोर में, ठीक है, एक फैक्ट्री है जिसमें स्टोर में ही भरा पड़ा है पूरा, और स्टोर एक नहीं 2-3 स्टोर हैं, बहुत ज्यादा आपने इन्वेंट्री होल्ड की हुई है, तो ये भी सही बात नहीं है। कैरिंग कॉस्ट ये एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट भी मिनिमम होनी चाहिए, तो इतनी इन्वेंट्री होल्ड करनी है ना कि कैरिंग कॉस्ट भी ज्यादा ना आए, पर ये काम भी सब नहीं रुकने चाहिए, प्रोडक्शन भी टाइमली हो, प्रोडक्शन ना रुके, कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो, सेल्स भी प्रॉपर चलती रहे, लेकिन साथ में कैरिंग कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ही पार्ट है। प्लस अगला जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पर्पस है वो ये है कि कंट्रोल इन्वेस्टमेंट हो इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री में एक कंट्रोल वे में इन्वेस्टमेंट हो, ओवर इन्वेस्टमेंट भी ना हो, अंडर इन्वेस्टमेंट भी ना हो, एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कह लीजिए पर्पस हैं ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। एग्जाम में इसी चीज को पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आपसे शायद पूछा जाए इन्वेंट्री मैनेजमेंट की नीड क्या है, या व्हाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, या व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो तरीका अलग अलग हो सकता है पूछने का, बट आपको लिखना यही 5 पॉइंट है, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब अगले लेक्चर में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगी। बहुत बार अभी हमने पढ़ लिया ना कि ऑप्टिमम लेवल इन्वेंट्री का एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए, तो वो ऑप्टिमम लेवल क्या होता है,
वो और कैसे निकालते हैं वो सब हम अब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। EOQ बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, प्लस रीऑर्डर लेवल। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर मैं इस बात करूं कि ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक है, इस टॉपिक से जो न्यूमेरिकल है वो यही इन्हीं दोनों पॉइंट से आते हैं। एग्जाम में या तो आपसे EOQ पूछा जाएगा या रीऑर्डर लेवल, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगले लेक्चर में मैं आपको ये दोनों पॉइंट पढ़ाऊंगी और इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।